स्टूडेंट्स क्लास 9 का 4th लेसन पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस लेसन में हमने बोर्स मॉडल तक पढ़ा है कि बोर्स ने अपना मॉडल दिया एटम का और उन्होंने जो गलतियाँ रुदरफोर्ड कर रहे थे, रुदरफोर्ड क्या था, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, बट नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को जो है एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनर्जी ऑर्बिट होती है, उस एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद जो टर्म आता है वैलेंसी। वैलेंसी यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे हमें वैलेंसी पता चलती है। तो वैलेंसी के लिए हमें स्ट्रक्चर को देख के हम वैलेंसी का अंदाज़ा लगाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, लेसन का नाम भी है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जेड यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, मास नंबर भी 1। ठीक, हमें पता है जेड क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर, और जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है। ठीक, जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक, तो और ए क्या होता है, ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। ठीक, ये इसमें ऑर्बिट हो गई। ठीक, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, नंबर कितना है, जेड इसका 2 है और ए मास नंबर 4। ठीक, फिलहाल अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें इसमें मास नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो हीलियम का नंबर कितना है, 2। तो हीलियम का कैसे ड्रॉ होगा, बीच में न्यूक्लियस रहेगा और बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, लिथियम, नंबर कितना है, 3। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, न्यूक्लियस के बाद जस्ट जो पहली ऑर्बिट होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने फॉर्मूला देखा है कौन सा, 2n²। ठीक, तो n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, n क्या है, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर सेल। तो n अगर 1 है, इफ़ n = 1, तो इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे 2 1² = 2 × 1 = 2। यानी जो पहली ऑर्बिट होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन और हीलियम में एक ही ऑर्बिट होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से इनकी पहली ऑर्बिट फेल हो जाती है तो ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। लिथियम में 3 है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगली ऑर्बिट में जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। ठीक, और इस ऑर्बिट में पहले में 2, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी ऑर्बिट में n = क्या हो जाएगा, 2। तो 2n² अपने पास है, n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 = 8। इस ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे। तो लिथियम के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं फिल करके, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर कितना है, 4। तो सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, ये क्या हो गया, बेरिलियम। ठीक, इसी तरीके से आप बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो नियॉन का क्या आएगा, नियॉन में नंबर 10 है तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नियॉन के बाद जब हम सोडियम में जाएंगे तो दूसरी ऑर्बिट जो है, फर्स्ट सेल क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट। सेल या ऑर्बिट एक ही है, पहला डुप्लेट कंप्लीट करेगा, दूसरा ऑक्टेट। ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 के बाद
सोडियम का क्या हो जाएगा, 11 नंबर है, तो फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, इसके बाद थर्ड में 1 चले जाएगा। तो इस ऐसे ही इसी वे में इंक्रीज होता है। बाकी NCERT की बुक में दिया गया है ड्रॉ करके, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। और ये स्ट्रक्चर कोई सही स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर बाद में क्या हुआ, फेल हो गया। जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो अदर में होती है, क्योंकि एक एटम क्या है, एटम एक स्फीयर है, तो हम 2D में उसको जो है इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे पेज नंबर 51 पे एक चार्ट दिया गया है, जिसमें पहले क्या दिया गया है, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं। उसके बाद उसका सिंबल है, सिंबल के बाद एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों के नंबर्स कितने हैं दिए गए हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, KLMN ऑर्बिट में, वो दिया गया है। ठीक, और लास्ट में क्या दिया गया है, वैलेंसी। तो हम वैलेंसी को हमें समझना है, तो हम वैलेंसी को कुछ एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। ठीक, पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, सिंबल कैपिटल H, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। प्रोटॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 1, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, 0। ठीक, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दोनों क्या हो गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यानी एटम कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट सेल होता है, पहली ऑर्बिट जो होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा। ठीक, तो हाइड्रोजन के केस में दोनों होता है। हीलियम He, नंबर एटॉमिक 2 है, प्रोटॉन 2 पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन 2 पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 पाए जाते हैं। ठीक, देखो जो मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होगा क्योंकि न्यूट्रॉन है नहीं, बट हीलियम का मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक, वैलेंसी इसको 0 है, क्यों, क्योंकि इसका डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। हीलियम का जो डुप्लेट है वो क्या है, कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, और हीलियम इनर्ट गैस भी है। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, इसको ग्रुप 18 में रखा गया है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, लिथियम, सिंबल Li, एटॉमिक नंबर क्या है, 3। प्रोटॉन कितने होते हैं, 3। जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 4। ठीक, न्यूट्रॉन का नंबर जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर हो, इसमें होता है, हीलियम में है, बट सब में जरूरी नहीं। तो अब इसके पास कितने हैं, 3 हैं, तो 3 की वजह से क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, KLMN। अगर हम सेल देखें KLMN, तो K में कितना आएगा, इसमें तो 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें K में 2 आएगा, बट इसमें टोटल 3 है, 1 बच रहा है, तो वो 1L में जाएगा। अब 1L कंप्लीट होने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, यानी 8 कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 किसी से लेगा या फिर 1 अपना डोनेट कर देगा। तो इजी क्या है इसके लिए, 1 डोनेट करना, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हो गई। ठीक, तो इसी तरीके से लिथियम के बाद बेरिलियम Be 4 है,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितने हैं, 5 होते हैं, ठीक। अब K में कितना जाएगा, 2 जाएगा, L में 2 जाएगा, तो क्या L कंप्लीट होगा, L को कितने चाहिए, टोटल 8 चाहिए। K तो 2 में ही कंप्लीट है, बट L को कितने चाहिए, 8 से कितना कम है, 6, या तो ये 6 किसी से ले या फिर 2 अपना दे दे, तो ईजी क्या है, 2 इसको देना, ठीक। इसी तरीके से बोरान कार्बन में होता है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक, बुक में दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ऑक्सीजन सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन भी 8 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, ठीक। K में कितना जाएगा, 2, L में कितना जाएगा, 2 जाने के बाद कितना बचा, 6 L में जाएंगे। अब इसका ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, या तो ये 2 किसी से एक्सेप्ट कर ले या 6 डोनेट कर दे, तो 2 एक्सेप्ट करना इजी है, तो 2 ये ले लेगा, ठीक, 2 किसी से ले लेगा। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन में भी सेम यही है, वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि उसका क्या होगा, 2 और 7 हो जाएगा, 9 होता है, तो 7 से 1 एक लेके कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा वैलेंसी किस तरीके से हम लेते हैं, ठीक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हायर एलिमेंट्स में, हम देखेंगे किसी किसी की मल्टीपल वैलेंसीज होती है, जैसे डी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसीज होती है, कॉपर का हो गया, आयरन का हो गया, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ठीक। बाकी जो आपकी बुक में टेबल दिया है पेज नंबर 51 पे, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे जो भी दिया है। इससे क्या होगा, पीछे हम जब फार्मूला लिख रहे थे तो ये वैलेंसी उसमें यूज होती थी, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, इजी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आया गया होगा कि ये किस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट is called atomic number of that element. It is represented by Z, ठीक, Z से इसको डिनोट किया जाता है। किसी भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक, उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन में क्या है, Z = 1 है, ठीक, कार्बन हो गया Z = 6 है, ऑक्सीजन हो गया Z = 8 है, ठीक। तो ये सब क्या बता रहे हैं, यही इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं, यही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर जो Z होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का मास जो होता है वो मास नंबर होता है, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी एक एलिमेंट में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक। हमें प्रोटॉन का भी मास पता है और न्यूट्रॉन का भी मास पता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है, ठीक, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक। लगभग यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास होता है। तो अब एक प्रोटॉन का मास अगर इतना है तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एलिमेंट का मास क्या होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को जो है A से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो जैसे किसी एलिमेंट को लिखना हुआ, हमें कार्बन लिखना हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, Z और A।
एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। तो कार्बन का कितना है, 6 है और 12 है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये इसका एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 6 हैं। 12 क्या बता रहा है, 12 मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 12 इक्वल टू प्रोटॉन कितने हो गए, 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें 6 मिल जाएगा, यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा मास नंबर। ये हम जो 12 ले रहे हैं, 12 एक का यानी अप्रॉक्सीमेट यूनिट ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद एक कुछ पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो राउंडिंग ऑफ करके हम जो फिगर आता है उसे यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ईजी है। आई थिंक आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, isotopes of same element having different mass number। यानी एलिमेंट तो एक ही होता है बट मास नंबर उसके अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन के ही केस में मोस्टली हम कार्बन 12 ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये नेचर में सबसे ज़्यादा मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 98% मिलता है, ठीक। बट कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, C13, C614, ठीक। अब इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चल रहा है, ये क्या है, मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही हैं, यानी इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 13 - 6 7 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 - 6 8 हैं, ठीक। तो ये क्या है, इसके आइसोटोप्स कहे जाएंगे। मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक। यानी सेम एलिमेंट कार्बन ही है, एटॉमिक नंबर 6 है तीनों का, बट मास नंबर क्या है, अलग अलग है, ठीक। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है, ठीक। आइसोटोप्स और भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में हो गया, हाइड्रोजन में H1 H12 H13, ठीक। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक। बट मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, प्रोटियम, ठीक। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के तो हम देख ही लिए हैं, क्लोरीन के भी होते हैं, ठीक। क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन का एक का 1735 होता है और दूसरा C1737 होता है। तो जो 35 है ये 75% पाया जाता है नेचर में और ये 25% पाया जाता है। तो कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, 35.5 लेते हैं ना इसका मास नंबर, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो इन दोनों के कंबाइन करके हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक। तो इसीलिए क्लोरीन का हम 35.5 यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन की केस में देखा जाए तो कार्बन 12 98% है, ठीक, 98% से भी ज़्यादा है, तो ये दोनों 98% के सामने क्या है, नेग्लेजिबल है, ठीक। बट इसमें 25% काफ़ी मैटर करता है, इसीलिए इसको हम 35 ना लेके 35.5 लेते हैं, ठीक। क्लोरीन में आइसोटोप्स के कुछ यूजेस होते हैं, बुक में दिए गए हैं, आप लोग यूजेस को पढ़ लेंगे। जैसे यूरेनियम यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में एज ए फ्यूल, जो आइसोटोप्स होता है यूरेनियम का। कोबाल्ट का आइसोटोप्स यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और आयोडीन यूज होता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। तो ये आइसोटोप्स के बारे में हुआ, इजी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होता है, ठीक, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे आर्गॉन हो गया और कैल्शियम हो गया, ठीक। आर्गॉन कितना है, 18 होता है, कैल्शियम कितना है, 20 होता है, ठीक। दोनों का मास नंबर कितना है, 40 ही है, ठीक। मास नंबर दोनों का क्या है, 40 है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है,
आइसोबार्स, ठीक, जिसमें मास नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, ठीक। इसे हम स्टडी क्यों करते हैं? स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ें तो उसमें जो है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जॉन डाल्टन ने नहीं कहा था, तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी जॉन डाल्टन की थ्योरी जो है फेल होती है, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये लेसन यहीं कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज पार्ट इसका करेंगे। थैंक यू।